बीबीसी दुनिया में आज देखिए, ट्रंप के फैसलों से क्या चीन को हो रहा है नुकसान? अमेरिका के साथ टैरिफ पर तकरार के बीच जारी है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग का साउथ ईस्ट एशिया का दौरा। मगर ट्रंप टैरिफ का उनके देश के अंदर उद्योग धंधों पर क्या हो रहा है असर, दिखाएंगे रिपोर्ट। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में, मैं हूं सारिका सिंह। चीन की आर्थिक मुश्किलों के अलावा कार्यक्रम में आज हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोकने के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने दी टैक्स से दी गई छूट वापस लेने की धमकी। जानेंगे क्यों कर रहे हैं ट्रंप ऐसा, दिखाएंगे रिपोर्ट। रूस में सख्त कानून के तहत 4 पत्रकारों को सुनाई गई जेल की सजा। ये भी जानेंगे ऐसे ही कानूनों से कैसे आपसी झगड़ों को निपटाने में इस्तेमाल कर रहे हैं आम रूसी। और दिखाएंगे लंदन की वो लैब जहां के वैज्ञानिक कर रहे हैं असली दांत बनाने की कोशिश। चीन और अमेरिका में जारी टैरिफ वॉर गंभीर होता जा रहा है। दुनिया दिल थाम कर देख रही है। हालांकि इस बीच चीन ने एक नए इंटरनेशनल ट्रेड नेगोशिएटर की नियुक्ति भी की है। ली शेंगयांग काफी अनुभवी नेगोशिएटर रहे हैं। चीन पर अमेरिका ने 145% टैरिफ लगाया है और कुछ चीजों में ये 245% तक है। शेंगयांग की नियुक्ति से उम्मीद जगी है कि चीन और अमेरिका में टैरिफ घटाने पर बातचीत हो सकती है। बहरहाल चीन ने इस साल अपनी ग्रोथ बेहतर रहने की संभावना जताई है। ताजा आंकड़े बताते हैं कि इस साल की पहली तिमाही में चीन की अर्थव्यवस्था 5.4% बढ़ी है। मगर ये नतीजे तब के हैं जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सख्त टैरिफ नहीं लगाए थे। और ये आंकड़े तब आए हैं जब चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग साउथ ईस्ट एशिया का दौरा कर नए कारोबारी सहयोगी तलाश रहे हैं। पहली तिमाही के अच्छे आंकड़े चीन के लिए राहत भरे तो हैं, मगर कई चीनी कंपनियों को डर है कि अमेरिका के साथ चल रहे टैरिफ वॉर से उन्हें ज्यादा नुकसान हो सकता है। देखिए बीबीसी संवाददाता लॉरा बेकर की रिपोर्ट। दुनिया की फैक्ट्री कहलाने वाले चीन में सड़क किनारे भी जूते बनाए जा रहे हैं। यहाँ एक परिवार की कमाई इस बात से आंकी जाती है कि वो 1 घंटे में कितने जूते बना सकता है। ये लोग भी इकोनॉमिक वॉर के असर को महसूस कर रहे हैं। मजदूर यहाँ ठेके पर काम करते हैं। ऑर्डर मिलेगा तो ही काम मिलेगा। फिक्र है कि अमेरिका से ऑर्डर नहीं मिलेगा तो और कहां से मिलेगा। मगर कुछ लोग खुशकिस्मत हैं। ये लोग जो जूते बनाते हैं वो चीन में ही बेचे जाते हैं। अमेरिका के लोग चालाक हैं, हम उन पर भरोसा नहीं करते। अब एक्सपोर्ट बिजनेस में बहुत कम लोग हैं। कोई अमेरिका के साथ व्यापार करना नहीं चाहता। घरेलू मार्केट में करीब 1.5 अरब लोग हैं। हमारे लिए ये काफी हैं। जब दुनिया की 2 बड़ी अर्थव्यवस्थाओं में कारोबारी जंग छिड़ी हुई है, तब ग्वांगडोंग में बहुत बड़ा ट्रेड फेयर चल रहा है। ये सब कुछ यहाँ बिकने आया है। इनमें से कुछ सामान वो है जिसे अमेरिका को एक्सपोर्ट किया जाना था, मगर हमें बताया गया कि अमेरिका से मिले ऑर्डर्स कैंसिल कर दिए गए हैं। जो कंपनियां कभी अमेरिका को सामान बेचती थीं, वो परेशान हैं। What do you think of Donald Trump? It's crazy man. ट्रंप क्रेजी शख्स हैं। मुझे लगता है कि वो हमेशा अपनी राय बदलते हैं। उम्मीद है कि 1-2 महीनों में वो फिर अपना ख्याल बदलेंगे। In the past? क्या पहले आपके पास अमेरिकी खरीदार थे? Like last year. हाँ, बीते साल 20% सामान उन्हें बेचा। और इस साल कुछ नहीं? कुछ नहीं। अमेरिकी बाजारों में कुछ नहीं गया। Many companies we've spoken to who sell to the United. हमने ऐसी कई कंपनियों से बात की जो अमेरिका को सामान बेचती हैं। उन्होंने बताया कि वो दूसरे बाजार की तलाश कर रही हैं। मगर सच ये है कि अभी भी चीन की अर्थव्यवस्था निर्यात पर निर्भर है। पिछले साल करीब आधे से ज्यादा ग्रोथ दूसरे देशों में सामान बेचने से हुई थी। चीन चाहता है कि उसके पड़ोसी भी साथ खड़े हों। साउथ ईस्ट के दौरे पर गए राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इन देशों से अमेरिकी दादागिरी के खिलाफ खड़े होने की अपील की। चीन अब भी अपने रुख पर कायम है। दिक्कत तो है, मगर वो इसे दिखाना नहीं चाहता। इंपोर्ट्स पर अमेरिका जाने वाले सामान का ढेर लगा है। चीन डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ की मार के आगे टिक तो सकता है, मगर इसका ये मतलब नहीं कि इससे उसे नुकसान नहीं होगा। बीबीसी संवाददाता लॉरा बेकर की रिपोर्ट।
उधर अमेरिका में सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी हार्वर्ड और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप आमने सामने हैं। सत्ता संभालने के बाद से ही ट्रंप हार्वर्ड में की जा रही नियुक्तियों और दाखिले की प्रक्रिया में बदलाव चाहते थे। ट्रंप प्रशासन का तर्क था कि इससे कैंपस में यहूदी विरोधी सोच से लड़ने में मदद मिलेगी। जब यूनिवर्सिटी ने मांगे नहीं मानी तो पहले इस यूनिवर्सिटी की फंडिंग रोकी गई और अब ट्रंप ने हार्वर्ड को टैक्स में दी जा रही छूट वापस देने की धमकी दी है। देखिए वॉशिंगटन से आई बीबीसी संवाददाता जॉन सडवर्थ की रिपोर्ट। इमिग्रेशन और ट्रेड के बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब एजुकेशन पर शिकंजा कस रहे हैं। ट्रंप ने वादा किया है कि वो लोगों के कुछ ज्यादा ही जागरूक रहने की विचारधारा के खिलाफ लड़ेंगे, मगर अमेरिका की एक नामी यूनिवर्सिटी ने इसके खिलाफ आवाज उठाने की ठान ली है। बीते साल इसके कैंपस में दूसरी यूनिवर्सिटीज की ही तरह फलस्तीनियों के समर्थन में प्रदर्शन हुए। कुछ यहूदी विरोधी घटनाओं को देखते हुए रिपब्लिकन्स की ओर से दबाव बना, जिसके बाद हार्वर्ड से लोगों ने इस्तीफा दे दिया। इनमें प्रेसिडेंट भी शामिल थीं। मैं जानती हूं कि मैंने हमेशा से चीजों को ठीक से नहीं समझा। ट्रंप कई यूनिवर्सिटीज को धमकाने में लगे हैं। व्हाइट हाउस की प्रवक्ता ने इस पर कुछ ये कहा। राष्ट्रपति इसे लेकर बिल्कुल साफ हैं। सभी को संघीय कानून मानना होगा। वो चाहते हैं कि हार्वर्ड माफी मांगे। यहूदी अमेरिकी छात्रों के साथ कैंपस में जो यहूदी विरोधी बर्ताव होता है उसके लिए उसे ऐसा करना भी चाहिए। लेकिन ट्रंप की तरफ से आ रही डिमांड्स हार्वर्ड के लिए खतरनाक साबित हो रही हैं। जैसे ये मांग कि उन्हें ये सुनिश्चित करना चाहिए कि हर विभाग में मुद्दों पर अलग नजरिया रखने वाले लोग हों। ट्रंप ने जोर देकर कहा कि अगर विदेशी छात्र नियमों का उल्लंघन करते हैं तो इसके बारे में संघीय अधिकारियों को बताया जाना चाहिए। हार्वर्ड ने बयान दिया जिसमें लिखा कि कोई भी सरकार, फिर चाहे वो किसी भी पार्टी की हो, ये तय नहीं कर सकती कि प्राइवेट यूनिवर्सिटीज क्या पढ़ाएंगी, वो किन लोगों को दाखिला या नौकरी देंगी और छात्रों को किन विषयों की पढ़ाई करनी है। साथ ही ये भी कहा कि वो यहूदी विरोधी भावनाओं के खिलाफ लड़ने के लिए प्रतिबद्ध है। लेकिन अब ट्रंप का कहना है कि अगर हार्वर्ड यूनिवर्सिटी राजनीति और दूसरे विषयों पर अपनी विचारधारा फैलाना जारी रखती है तो उसे टैक्स में दी जा रही छूट खत्म होनी चाहिए। राष्ट्रपति ट्रंप का रवैया साफ है, वो यहाँ भी जंग लड़ने के इच्छुक हैं। बीबीसी संवाददाता जॉन सडवर्थ की रिपोर्ट। और बात रूस की, जहां एक कोर्ट ने 4 पत्रकारों को 5.5 साल जेल की सजा सुनाई है। ये पत्रकार ऐसी संस्था से जुड़े थे जिसे अलेक्सी नवेल्नी ने शुरू किया था। नवेल्नी रूसी राष्ट्रपति पुतिन के राइवल और आलोचक थे और बीते साल उनकी जेल में मौत हो गई थी। ऐसे और भी कई मामले हैं जिनमें लोगों पर सख्त नियमों के तहत सजा सुनाई जा रही है। क्यों इन मामलों पर सवाल उठे हैं, देखिए बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग की रिपोर्ट। कांच के पीछे बंद हैं 4 रूसी पत्रकार, अंटोनिना फारवोस्क्रिया, सेर्गेई कैरेलिन, कॉन्स्टेंटीन गाबोव और आर्तियोम क्रीगर। इन्हें चरमपंथ के आरोप में दोषी ठहराया गया है। इन्हें अवैध ठहराए गए उस एंटी करप्शन फाउंडेशन के लिए काम करने का दोषी पाया गया है जिसका ताल्लुक पुतिन के विरोधी रहे अलेक्सी नवेल्नी से था। इन्हें 5.5 साल की जेल की सजा हुई है। इनके वकीलों में से एक ने कहा कि यह गैर कानूनी और गलत फैसला है। इन्होंने क्या किया इस बारे में कोई सबूत नहीं दिया गया। पुतिन के आलोचक और विरोधी रहे अलेक्सी नवेल्नी की जेल में मौत हो गई थी। इस घटना को 1 साल से ज्यादा हो गया है। नवेल्नी के परिवार वालों का कहना है कि उनकी हत्या कर दी गई थी। रूसी अधिकारियों का कहना है कि नवेल्नी की मौत में उनका कोई हाथ नहीं था, मगर जिस किसी के भी नवेल्नी के साथ रिश्ते थे उन पर अब दबाव बनाया जा रहा है, जैसे कि ये 3 वकील जिन्हें जनवरी में चरमपंथ के आरोप में जेल में डाल दिया गया था। For a long time now, and understandably. काफी लंबे समय से पूरी दुनिया का फोकस यूक्रेन और रूस की जंग पर है, लेकिन ऐसा लगता है कि रूसी अधिकारी रूस में ही उन लोगों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं जिन्हें वो राजनीतिक प्रतिद्वंदी मानते हैं। As political opponents. लेकिन कुछ मामलों में आपसी मसले निपटाने के लिए दमनकारी कानूनों का इस्तेमाल किया जा रहा है। बीबीसी ने पिछले साल हेयर ड्रेसर एना अलेक्जेंड्रोवा के बारे में बताया था, जिनका अपनी पड़ोसी इरीना के साथ जमीन को लेकर विवाद हो गया था। इस लड़ाई की वजह से एना पर यूक्रेन में चल रही जंग की आलोचना करने वाले मैसेज पोस्ट करने का आरोप लगा। आज उन्हें जेल में 5 साल से ज्यादा की सजा दी गई। उन्हें सजा उस कानून के तहत दी गई जिसे रूस यूक्रेन जंग के बाद आलोचकों को चुप करवाने के लिए बनाया गया था। बीबीसी संवाददाता स्टीव रोजनबर्ग की रिपोर्ट। बात गृह युद्ध से जूझ रहे अफ्रीकी देश सूडान की, जहां सेना और पैरामिलिट्री आरएसएफ के बीच 2 साल से जंग छिड़ी है। हाल के दिनों में यहां हिंसा बढ़ी है। आरएसएफ ने जंग से विस्थापित हुए लोगों के लिए बने जमजम कैंप पर कब्जा कर लिया है, जिसके बाद हजारों लोगों को फिर कहीं और जाना पड़ा है।
हालांकि आरएसएफ का कहना है कि उसने किसी को परेशान नहीं किया। ये सब तब हो रहा है जब आरएसएफ के चीफ मोहम्मद हमदान डगालो ने कहा कि सेना के समर्थन से चल रहे प्रशासन के खिलाफ वो भी एक सरकार का गठन करने जा रहे हैं। और हाल ही में इस जंग को 2 साल पूरे हुए हैं। ब्रिटेन, यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन ने यहाँ शांति स्थापित करने के इरादे से एक सम्मेलन का आयोजन किया था, जिसमें जंग में शामिल दोनों पक्षों को तो नहीं बुलाया गया, हाँ उन देशों को बुलाया गया जो दोनों में से किसी एक का समर्थन कर रहे थे। यूएन के मुताबिक सूडान में चल रही इस जंग में दुनिया का सबसे गंभीर संकट इसकी वजह से खड़ा हो गया है। 1.25 करोड़ से ज्यादा लोगों को घर छोड़कर जाना पड़ा है। सेना और आरएसएफ दोनों पर ही युद्ध अपराधों को अंजाम देने और सेक्सुअल वायलेंस को हथियार की तरह इस्तेमाल करने के आरोप लगते रहे। यहाँ तक कि इन पर जनसंहार के भी आरोप लगे हैं, मगर दोनों इन आरोपों को बेबुनियाद बताते हैं। और यूरोपीय संघ ने सूडान के हालात सुधारने के लिए $59 करोड़ और ब्रिटेन ने $15 करोड़ देने का वादा किया है, लेकिन सीज फायर होने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। इस पर और जानकारी दे रही हैं बीबीसी संवाददाता लीज टुसेट। For all of the fine words which came out of this conference, there is no sign yet that these कॉन्फ्रेंस में शब्द तो बहुत अच्छे इस्तेमाल किए गए, मगर ऐसे कोई संकेत नहीं है कि ये वॉर लॉर्ड्स हथियार डालने को तैयार हों। न तो सेना के जनरल अल बुरहान, न ही उनके राइवल रैपिड सपोर्ट फोर्स के जनरल डगालो इसके लिए इच्छुक नजर आ रहे हैं। and also not enough sign that the powerful countries, so many countries, ऐसे भी संकेत नहीं दिख रहे कि दोनों पक्षों के साथ खड़े ताकतवर देश एक दूसरे के दुश्मन इन कमांडर्स पर इतना प्रेशर डालना चाहते हैं कि वो उन्हें सूडान को संकट की ओर धकेलने से रोक सकें। this huge crisis unfolding in Sudan. और खूबसूरत स्माइल सबको अच्छी लगती है ना। एक परफेक्ट स्माइल की चाह में हम क्या नहीं करते। दांतों में पिन लगवाते हैं, दांत टूट जाने पर सर्जरी, इम्प्लांट्स, क्या क्या नहीं करते। पर क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि शायद आने वाले दिनों में आपको इन उपायों की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी और आपके पुराने ख़राब हो चुके दांत अगर हैं तो उनकी जगह नए दांत उगने लगेंगे। आने वाले दिनों में ऐसा हो सकता है और ये कहा है लंदन के कुछ वैज्ञानिकों ने। देखिए बीबीसी संवाददाता एना ओनील की रिपोर्ट। दांतों में दिलचस्पी रखने वाले लोगों के लिए लंदन का ये अस्पताल किसी सपने से कम नहीं, पर भला हो कि ये दांत अब काटते नहीं। हालांकि बगल की ही एक लैब में डेंटल साइंटिस्ट 10 साल से ज्यादा अरसे से ऐसे दांत तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं जो काम भी करते हों, और वो इसमें सफल होने ही वाले हैं। मैं एक डेंटिस्ट हूँ, पर दोबारा नए दांत बनाने के इस आइडिया पर काम करने की चाह नहीं मुझे लंदन आने को मजबूर किया। मैं यहीं रुककर इस रिसर्च पर काम कर रही हूँ। इंसान के किसी अंग को दोबारा तैयार करने के लिए उसी की कोशिकाओं का इस्तेमाल करना कम जोखिम भरा माना जाता है, और वैज्ञानिकों ने दांतों को तैयार करने में भले ही सफलता हासिल कर ली हो, लेकिन उन्हें ट्रांसप्लांट करना अभी भी मुश्किल है। बायोलॉजिकल दांत इम्प्लांट्स या प्रोस्थेटिक दांतों की तरह आर्टिफिशियल नहीं होते, वो खुद से विकसित होते हैं। तो ये वाकई अद्भुत है, और ये आपकी हड्डियों और मसूड़ों के साथ बेहतर तरीके से एडजस्ट हो सकते हैं। हम यहाँ देख सकते हैं कि ये छोटे दांतों जैसी शेप का एक ग्रुप है। इसे टूथ ऑर्गेनॉइड्स कहते हैं। इन्हें लैब में विकसित किया जा रहा है। तो दांत बनाने वाली कोशिकाएं तैयार हैं। जैसे ही इन्हें इम्प्लांट किया जाएगा वो असली दांत में विकसित होने लगेंगी। प्रोस्थोडोंटिक्स वो तरीका है जिसमें खराब या टूट चुके दांतों को रिप्लेस किया जाता है। जैसे फिलहाल मरीजों के पास 3 विकल्प हैं: इम्प्लांट करवाना, डेंचर लगाना और ब्रिजिंग करना। ये सारे काम चलाऊ तरीके हैं, पर ज्यादातर मामलों में ये काम कर जाते हैं। तो नए दांत विकसित करने की तकनीक गेम चेंजर साबित हो सकती है। पर क्या ये सब अगले 30 सालों में शुरू हो जाएगा? जवाब है शायद नहीं। पर क्या मेरे बच्चे इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकेंगे? जवाब है हो सकता है। और क्या मेरे बच्चों के बच्चे? उम्मीद है कि वो कर पाएं। हम हर तरह की जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं ताकि लैब में सफलता से दांत विकसित किए जा सकें। पर इन्हें किसी इंसान के शरीर में विकसित करने में अभी वक्त लगेगा। बीबीसी संवाददाता एना ओनील की रिपोर्ट। और दुनिया भर की कुछ और खबरें बीबीसी ग्लोबल राउंड अप में। ब्रिटेन के सुप्रीम कोर्ट ने अहम फैसला सुनाते हुए महिला की कानूनी परिभाषा बायोलॉजिकल सेक्स के आधार पर तय की है। यह फैसला ट्रांसजेंडर महिलाओं के स्टेटस के लिए काफी अहम है।
इस आधार पर उनके लिए हेल्थ सर्विसेज, टॉयलेट्स और जेल वगैरह के नियम तय होंगे। लेकिन ये फैसला सुनाने वाले जजों ने कहा कि इस फैसले के बावजूद ट्रांसजेंडर्स को किसी भी तरह के भेदभाव से लीगल प्रोटेक्शन मिलती रहेगी। मेडिकल चैरिटी संस्था MSF ने कहा है कि फलस्तीनियों और उनकी मदद करने वालों के लिए गजा एक सामूहिक कब्र बन गई है। MSF के मुताबिक गजा से बड़े पैमाने पर लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। इस्राइल का कहना है कि वो इसलिए हमले जारी रख रहा है ताकि हमास अपने कैद में मौजूद इजरायली बंधकों को रिहा कर दे। दुनिया भर में परमाणु कार्यक्रमों पर नजर रखने वाली संयुक्त राष्ट्र की एजेंसी के चीफ ईरान पहुंच गए हैं। ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम पर अमेरिका और ईरान के बीच दूसरे दौर की बातचीत होने वाली है। उससे ठीक पहले ईरान पहुंचे इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के चीफ राफेल ग्रॉसी ने कहा है कि ये बेहद जरूरी है कि ईरान उनकी एजेंसी के साथ सहयोग बनाकर रखे। पिछले दिनों ट्रंप ने धमकी दी थी कि अगर ईरान परमाणु समझौते पर राजी ना हुआ तो जंग के लिए तैयार रहे। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने पद छोड़ने के बाद पहला भाषण दिया है। इसमें उन्होंने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की निंदा की है। शिकागो में उन्होंने कहा कि ट्रंप की नीतियों से अमेरिका की सोशल सिक्योरिटी को नुकसान पहुंच रहा है। वहीं व्हाइट हाउस के कॉस्ट कटिंग की अगुवाई कर रहे ट्रंप और एलन मस्क का कहना है कि सोशल सिक्योरिटी में बहुत खामियां हैं, फ्रॉड भी बहुत हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा है कि उसके सदस्य देशों ने उस प्रस्ताव के लिए हामी भर दी है जिसके तहत आने वाले वक्त में किसी भी तरह की महामारी को रोकने या उससे निपटने की योजना बनाई गई है। 2020 में आई कोविड महामारी को देखते हुए इस ड्राफ्ट को तैयार किया गया है। इसे अगले महीने WHO की सालाना सभा में पेश किया जा सकता है। WHO चीफ ने कहा है कि ये प्रस्ताव दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में अहम कदम है। और इराक के प्राचीन शहर बेबीलोन में चल रहा है आर्ट फेस्टिवल। इस दौरान वहां देशी विदेशी यहां तक कि अरब के म्यूजिक बैंड्स ने भी हिस्सा लिया है। कई कलाकारों ने परफॉर्म किया। स्पेन के सिंगर्स ने फ्लेमेंगो सॉन्ग गाया तो इराक के पीस ऑर्केस्ट्रा ने इराक के मशहूर गीत गाए जिसे बड़ी तादाद में लोग देखने पहुंचे। और कार्यक्रम को लेकर आप मुझे फीडबैक दे सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @BBC सारिका। आज के लिए इतना ही। BBC दुनिया के साथ हम कल फिर इसी वक्त हाजिर होंगे।